नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं पंडित देवेंद्र दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का आप सभी के YouTube चैनल मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। एक बार फिर उपस्थित हूं मैं आपके समक्ष ज्योतिष से संबंधित एक महत्वपूर्ण गोचर पर चर्चा करने के लिए। जी हाँ मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो मैंने आखिरी वीडियो YouTube चैनल पर बनाकर अपलोड किया था वो वीडियो था शनिदेव के कुंभ राशि में गोचर के बारे में। 29 अप्रैल से शनिदेव का कुंभ राशि में गोचर होने जा रहा है मित्रों। मैंने आप सभी को बताया था कि शनिदेव किन 4 राशियों में शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे और बाकी भी कुछ भाग्यशाली राशियां थी इन 4 राशियों को छोड़कर, जिसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी। लेकिन हमारे कुछ मित्रों ने मुझे मैसेज के द्वारा, फोन के द्वारा ये बात कही, मुझसे ये निवेदन किया कि गुरुजी आपने कई राशियों के बारे में बताया, शनिदेव के कुंभ राशि में गोचर के बारे में आपने चर्चा की, अच्छी चर्चा की, लेकिन आपने इस बात पर चर्चा ज्यादा नहीं की कि शनिदेव किन राशियों में साढ़े साती शनिदेव की प्रारंभ होने जा रही है 29 अप्रैल से, और किन राशियों पर शनिदेव की ढैया चालू होने वाली है और इनका क्या प्रभाव रहेगा, इस पर आपने विस्तृत चर्चा नहीं की। तो मित्रों, ये बात सुनकर, ये जिज्ञासा हमारे मित्रों की सुनकर मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस बारे में दोबारा चर्चा की जाए। और मैं आपको बताऊं कि शनिदेव जब 29 अप्रैल से कुंभ राशि, अपनी मूल त्रिकोणस्थ कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो किन राशियों पर शनि की साढ़े साती शुरू होगी और किन राशियों पर शनि की ढैया शुरू होगी। तो मित्रों, समय को व्यर्थ ना करते हुए हम जानते हैं, हम विस्तृत चर्चा करते हैं कि किन राशियों पर साढ़े साती एवं किन पर शनि की ढैया शुरू होगी और इन सभी राशियों पर शनिदेव का प्रभाव कैसा रहेगा। तो मित्रों, सर्वप्रथम हम साढ़े साती की बात करते हैं। 3 राशियों पर 29 अप्रैल 2022 से जैसे ही शनिदेव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में गोचर करेंगे, 3 राशियों पर शनिदेव की साढ़े साती रहेगी, जिनमें से पहली राशि है मित्रों मकर राशि। जी हाँ मित्रों, मकर राशि के बारे में हम बात करें तो मकर राशि पर शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, शनि की साढ़े साती 7.5 साल की होती है। 2.5 वर्ष का पहला चरण होता है, अगले 2.5 वर्ष का दूसरा चरण होता है, और सबसे अंतिम जो 2.5 वर्ष होते हैं उसे तीसरा चरण कहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि पहला चरण थोड़ा कम कष्टकारक होता है, दूसरा चरण उससे ज्यादा कष्टकारक होता है, लेकिन जो तीसरा और अंतिम चरण होता है वो बहुत लाभदायक होता है। तो मकर राशि की हम बात करें, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि धनु राशि पर तो शनि की साढ़े साती खत्म हो ही चुकी है। 29 अप्रैल को जैसे ही शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, मकर राशि पर शनिदेव की साढ़े साती का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। आपने कई ज्योतिषियों को कहते हुए सुना होगा मित्रों कि जब शनिदेव की साढ़े साती का तीसरा एवं अंतिम चरण होता है तो वो प्रॉपर्टी देकर जाते हैं, वो धन संपत्ति देकर जाते हैं, वो बहुत ही अच्छा समय होता है। ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या लॉजिक है, वो मैं आपको आज समझाने जा रहा हूं। अगर हम मकर राशि की बात करें तो तीसरा चरण 29 अप्रैल से साढ़े साती का मकर राशि के जातकों पर शुरू होने वाला है। और मुझे इस बात का खेद है कि जब मैंने शनिदेव के कुंभ राशि में गोचर के बारे में अपना पिछला वीडियो बनाया था तो मैंने मकर राशि के जातकों की उसमें बात ही नहीं करी थी। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे कि तीसरा चरण साढ़े साती का मकर राशि के जातकों पर शुरू होने जा रहा है, तो ऐसा सभी ज्योतिष और कई लोग क्यों बोलते हैं कि ये अच्छी रहती है, जो अंतिम चरण होता है साढ़े साती का वो अच्छा होता है, वो प्रॉपर्टी देकर जाता है। मित्रों, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब शनिदेव का तीसरा चरण होता है, अंतिम चरण होता है, तो वो अंतिम चरण जिस राशि पर भी होता है साढ़े साती का आखिरी चरण, अंतिम चरण, वो उस राशि के धन भाव में होता है। हम मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के धन भाव यानी द्वितीय भाव में शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं 29 अप्रैल से। तो धन भाव में गोचर करने की वजह से, शनिदेव के एक शुभ भाव में गोचर करने की वजह से शनिदेव का तीसरा चरण यानी अंतिम चरण शुभ माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि शनिदेव कुछ ना कुछ देकर जाएंगे, प्रॉपर्टी देकर जाएंगे। प्रॉपर्टी क्यों देकर जाएंगे? पहली बात तो वो धन भाव में है इसलिए, और दूसरी बात शनिदेव क्षेत्र के कारक है। शनिदेव क्षेत्र के कारक है, इसलिए आपको क्षेत्र से संबंधित
भूमि, कृषि भूमि, व्यावसायिक भूमि आपको देंगे, या तो आपको रेसिडेंशियल प्लॉट देंगे या कमर्शियल प्लॉट देंगे या फ्लैट, डुप्लेक्स, सिंगलेक्स, या फिर कृषि भूमि या व्यावसायिक भूमि, आप किसी भी प्रकार की लैंड की डील कर सकते हैं क्योंकि वो आपके धन भाव में है। इसके अलावा तीसरा चरण मकर राशि के जातकों के लिए इसलिए फायदेमंद है, या जिस भी राशि पर शनिदेव की साढ़े साथी का तीसरा चरण होता है वो इसलिए फायदेमंद होता है क्योंकि धन भाव में शनिदेव गोचर करना शुरू करते हैं तो आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है, या फिर आप अपने कर्म से या फिर अपने भाग्य से आप धन का निर्माण करने वाले होते हैं, अपनी धन संपत्ति बनाने वाले होते हैं। शनिदेव की तीसरी जो दृष्टि होती है वो आपके भूमि, भवन, वाहन के अर्थात आपके सुखों के घर पर पड़ती है, क्षेत्र के घर पर पड़ती है, जनता के घर पर पड़ती है। हालांकि शनिदेव की वो तीसरी दृष्टि जो है वो मित्र दृष्टि नहीं होती है, मतलब इस केस में तो मित्र दृष्टि नहीं है। शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे, मकर राशि में तीसरा चरण चालू होगा तो शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो मंगल के घर पर है, मेष राशि में, आपके भूमि, भवन, वाहन के घर पर। तो वो आपके घर में कलह का वातावरण जरूर बनाएगी, लेकिन आपको भूमि, भवन, वाहन का लाभ बहुवचन में देगी। शनिदेव की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके अध्यात्म के भाव पर है, गुप्त विद्या प्राप्त करेंगे, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। जी हाँ मित्रों, और जो शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके आकस्मिक धन लाभ के भाव पर है, जो कि आपको आकस्मिक धन लाभ कराएगी। तो इस वजह से साढ़े साथी का तीसरा चरण फायदेमंद होता है, क्योंकि साढ़े साथी का तीसरा चरण जो होता है उसमें शनिदेव अत्यंत शुभ स्थान अर्थात आपके धन भाव में गोचर करते हैं। उनकी जो तीनों दृष्टियां होती है वो अत्यंत शुभ स्थानों पर होती है। हालांकि कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं शनिदेव, तो उनकी ये जो तीनों दृष्टियां पड़ रही हैं, तीसरी दृष्टि उनकी मेष राशि पर पड़ रही है जो कि मंगल की राशि है, सातवीं दृष्टि सिंह राशि पर है जो कि सूर्य की राशि है, और जो दशम दृष्टि है वो उनकी वृश्चिक राशि पर है जो कि पुनः मंगल की राशि है। तो मंगल और सूर्य शनिदेव के नैसर्गिक मित्र नहीं है, अर्थात उनकी ये जो दृष्टियां पड़ रही हैं ये शत्रु दृष्टियां जरूर है, लेकिन चूंकि धन भाव में गोचर कर रहे हैं, साढ़े साथी का अंतिम चरण है, तो मकर राशि के जातकों के लिए साढ़े साथी का ये अंतिम चरण जो कि 29 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है ये अत्यंत शुभ है। अब हम बात करते हैं मित्रों उस दूसरी राशि की जिस पर शनिदेव की साढ़े साथी का दूसरा चरण चालू होने वाला है। 29 अप्रैल से दूसरा चरण चालू जिस राशि पर शनिदेव की साढ़े साथी का होने वाला है वो है कुंभ राशि। जी हाँ मित्रों, कुंभ राशि के जातकों के स्वयं लग्न में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। लग्न में शनिदेव का गोचर करना आपको न्यायप्रिय बनाता है, आपको थोड़ा क्रोधी बनाता है, आपको दुनियादारी की समझ कराता है। शनिदेव है क्या? शनिदेव लोहे को भी तपा तपा कर सोना बना देते हैं। शनिदेव आपको दुनिया का वो रूप दिखाते हैं जिससे आपको पता चलता है कि वास्तविक दुनिया क्या है, आपका सगा कौन है, आपका पराया कौन है, कौन मुसीबत में आपके साथ आता है। तो ये पहचान तो मित्रों जब ही होगी ना जब आप थोड़े से संकट में आएंगे, थोड़ी सी विषम परिस्थितियों में आएंगे। तो कुंभ राशि के जातकों के लग्न में शनिदेव गोचर करने जा रहे हैं, थोड़ी समस्या हो सकती है, साढ़े साथी का दूसरा चरण है, लेकिन फिर भी कुंभ राशि के जातकों को भी ज्यादा घबराने की बात नहीं है। वो क्यों? वो इसलिए कि पहली बात तो यह है कि कुंभ राशि के जातकों के लग्न में शनिदेव गोचर करने जा रहे हैं। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोणस्थ राशि है। और दूसरी बात यह कि जैसा मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि कुंभ राशि में शनिदेव लग्न में केंद्र के प्रथम घर अर्थात लग्न में गोचर करके कुंभ राशि के जातकों के लिए शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम पर होगी, आपको पराक्रमी बनाएगी। अब जैसा कि मैंने कहा कि जो दूसरा चरण कुंभ राशि के जातकों पर चालू होने वाला है वो कहां समस्या लाएगा, वो आपके व्यक्तित्व में थोड़ा क्रोध लाएगा। और जो शनिदेव की सातवीं दृष्टि है शत्रु दृष्टि, वो आपके दाम्पत्य भाव पर पड़ेगी। जीवन साथी से मतभेद करने की कोशिश ना करें, अगर वो नाराज है, वो क्रोधी है तो तुरंत शांत हो जाए। 2.5 वर्ष जो है शांतिपूर्वक निकाले, अर्थात आपके दाम्पत्य में थोड़ा सा कलह हो सकता है, तो इसका आपको खास ख्याल रखना है। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके कर्म स्थान पर पड़ेगी। थोड़ी विषम परिस्थितियां जरूर हो सकती हैं आपके लिए, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए भी शनिदेव की साढ़े साथी का दूसरा चरण उतना विषम नहीं होगा, उतना खराब नहीं होगा, क्योंकि शनिदेव की मूल त्रिकोणस्थ राशि है कुंभ राशि, जिसमें वो स्वयं गोचर कर रहे हैं। तो दसम दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ेगी। विषम परिस्थिति भी अगर आती है तब भी आप इस 2.5 वर्ष का बहुत ही सफलतापूर्वक आप इस 2.5 वर्ष को वहन करेंगे।
अत्यंत कर्मठ होंगे आप, अपने कर्म से अपने भाग्य का निर्माण करने वाले होंगे, अत्यंत कर्मशाली होंगे। और जब शनिदेव 2.5 वर्ष बाद मीन राशि में गोचर करेंगे, तब शनिदेव का की 7.5 का जो तीसरा चरण आप पे शुरू होगा, वो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। आप जो आज बोएंगे कुंभ राशि के जातकों, वही आप आज से 2.5 साल बाद काटेंगे। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपना कर्म करें। मंगलवार शनिवार को हनुमान जी को घी का दिया लगाएं, सब कुछ उत्तम होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। अब जो अगली राशि है मित्रों, जिस पर शनिदेव की 7.5 का प्रथम चरण शुरू होने वाला है 29 अप्रैल से, वो है मीन राशि। प्रथम चरण कष्टकारक होता है बिल्कुल, लेकिन यहां कष्टकारक क्यों नहीं है? अच्छा, सर्वप्रथम मैं आपको बताता हूं कि शनिदेव का की 7.5 का प्रथम चरण शुरू होने का मतलब यह है कि शनिदेव आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव यानी त्रिक स्थानों में से एक, 6, 8, 12, इन तीनों घरों को दूषित स्थान, त्रिक स्थान कहा जाता है। उनमें से एक 12वें भाव, द्वादश भाव में शनिदेव जब गोचर करते हैं आपकी राशि से 12वें भाव में जब गोचर करते हैं, लग्न से 12वें भाव में, तब आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रथम चरण शुरू होना माना जाता है। तो मीन राशि के जातकों के द्वादश भाव में शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। वैसे तो प्रथम चरण थोड़ा डिफिकल्ट होता है, परेशानियां क्रिएट करने वाला होता है, लेकिन मीन राशि के जातकों के लिए इतना खराब नहीं है। वो क्यों? वो मैं आपको बताता हूं। जब भी कोई क्रूर ग्रह 6, 8 या 12 त्रिक स्थानों में से किसी भी एक स्थान में, किसी भी एक भाव में अपनी स्वयं की राशि में गोचर करता है, तो वह विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मीन राशि के जातकों के लिए शनिदेव का 29 अप्रैल से प्रथम चरण जरूर शुरू हो रहा है, लेकिन मीन राशि के जातकों के लिए 2.5 वर्ष शनिदेव विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिलनी है, विदेश यात्राएं आपकी सुखद होंगी, जो आपके व्यय होंगे, आप व्यय गलत जगहों पर नहीं करेंगे, आप सोच समझकर व्यय करेंगे। लेकिन चूंकि शनिदेव आपके व्यय भाव में बैठे हैं, त्रिक स्थान में 12वें भाव में बैठे हैं, तो जो उनकी तीसरी दृष्टि है, ऐसा हो सकता है कि आप अपनी संपत्ति का इस्तेमाल गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दे, गलत जगह इस्तेमाल कर दे, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है मीन राशि के जातक को। ऐसी वाणी का प्रयोग ना करें मीन राशि के जातक जिससे कि आपके शत्रुओं की संख्या बढ़े। ऐसा खान पान ना रखे जिससे कि कोई रोग बढ़े। कर्ज यानी ऋण किसी को गलती से भी नहीं देना है, अगर दे दिया तो वापस नहीं आएगा। 7.5 का प्रथम चरण है, और मैं तो कहता हूं कि लेना भी नहीं है, ना ऋण किसी से ले, ना ऋण किसी को दे। 2.5 वर्ष हंसते खेलते हुए निकल जाएंगे, कोई समस्या की बात नहीं है। तो ये था मित्रों उन 3 राशियों के बारे में हमने चर्चा करी जिन पर शनि की 7.5 29 अप्रैल से पहला, दूसरा और तीसरा चरण शुरू होने वाला है। अब हम बात करते हैं उन राशियों के बारे में जिनके ऊपर शनि की 2.5 वर्ष की ढैया शुरू होने वाली है। और मेरा यह मानना है कि 7.5 इतनी कष्टकारक नहीं होती जितनी ढैया होती है। ढैया सिर्फ 2.5 साल की ही होती है, लेकिन तोड़कर रख देती है। अब हम बात करें कि किन राशियों पर शनि की ढैया शुरू होने वाली है 29 अप्रैल से, तो पहली राशि है कर्क राशि। अब आप कहेंगे कि गुरुजी आपने पिछले वीडियो में तो कहा था कि कर्क राशि के लिए भी ये समय उत्तम है। बिल्कुल उत्तम है, अभी फिर मैं कह रहा हूं, लेकिन समस्या क्या है? एक तरफ मैं कह रहा हूं कि कर्क राशि के जातकों के लिए समय उत्तम है, और दूसरी तरफ ढैया परेशान करती है, ढैया तोड़कर रख देती है, और कर्क राशि के जातकों पर 29 अप्रैल से शनि की ढैया शुरू हो रही है। तो मित्रों वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। असल में कर्क राशि के जातकों के अष्टम स्थान यानी वही त्रिक भाव में से एक भाव, 8वें भाव अष्टम स्थान यानी मृत्यु स्थान में शनिदेव कुंभ राशि में 29 अप्रैल से गोचर करके विपरीत राजयोग का निर्माण तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी राशि से शनिदेव का जो गोचर है, वो जो जिस राशि में शनिदेव है और जहां आपकी राशि है लग्न, वहां से गिनने पर 6वें 8वें का भाव बनता है। अर्थात शनिदेव कर्क राशि के जातकों के लिए षडाष्टक योग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। जब आप अपने लग्न से गिनना चालू करेंगे तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8 कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं 11 नंबर। आपने कर्क राशि 4 नंबर से गिनना चालू करा तो 8वां स्थान आया, और जब 11 से गिनना आप चालू करते हैं यानी कुंभ राशि से जहां शनिदेव गोचर कर रहे हैं आपकी राशि के अष्टम स्थान में, तो कितना नंबर आता है? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6, यानी 6वें 8वें का कर्क राशि के जातकों के लिए भाव बना रहे हैं। 6वें 8वें योग यानी षडाष्टक योग का कर्क राशि के जातकों के लिए शनिदेव निर्माण कर रहे हैं। इस वजह से
कर्क राशि के जातकों के लिए ये शनि की ढैया कष्टकारक हो सकती है। तो कर्क राशि के जातकों को मैं एक ही बात कहूंगा पुनः कि आपको हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को घी का दिया अर्पित करना है। आप प्रातः या सायंकाल कर सकते हैं, और अगर हो सके तो सुंदरकांड का नित्य पाठ आप कीजिए, अपने घर में भी कर सकते हैं। आपका समय सर्वोत्तम होगा। अब वो अगली राशि जिस पर शनिदेव की ढैया शुरू होने वाली है, 2 राशियों पर ढैया चालू हो रही है, जिसमें पहली थी कर्क राशि और दूसरी है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए भी मैंने आपको बताया था कि समय उत्तम रहने वाला है, क्योंकि शनिदेव वृश्चिक राशि के जातकों के चतुर्थ भाव यानी सुख भाव में, भूमि भवन वाहन के भाव में शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो आपको भूमि भवन वाहन का लाभ, सुख का लाभ, जनता का लाभ, लीडरशिप का लाभ बहुवचन में मिलेगा। सिर्फ आपके लिए समस्या एक है कि आपके घर में कलह का वातावरण रह सकता है वृश्चिक राशि के जातकों, और माता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। तो आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है कि जिससे कलह का वातावरण बने आपकी वजह से। और अगर घर में कोई और भी कलह का वातावरण बना रहा है तो आपको शांतिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना है। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि रहेगी वो आपके रोग रिपु ऋण के भाव पर रहेगी। तो ऐसा खान पान ना रखें जिससे कोई समस्या उत्पन्न हो, वाणी पर संयम रखें और कर्ज के लेन देन से बचें। कर्म भाव पर शनि की दृष्टि आपको पुनः कर्मशाली बनाएगी। ये 2.5 वर्ष आप जो कर्म करेंगे, जो मेहनत करेंगे, उसका लाभ आपको अगले 2.5 वर्ष जरूर मिलेगा, क्योंकि जातु ही ढैया भी बहुत लाभदायक होती है। शनि की जो दशम दृष्टि है वो आपके लग्न पर है। वृश्चिक लग्न है आपका, वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के जातकों के लग्न पर शनि देव की दशम दृष्टि है, जो कि मित्र दृष्टि नहीं है, शत्रु दृष्टि है। इस वजह से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी कहा था कि आप अपने क्रोध पर काबू रखें, धैर्य रखें, संयम रखें, कम बोले, अच्छा बोले, मीठा बोले। तो मित्रों, ये हमने बात करी साढ़े साथी और शनि की ढैया के बारे में। साढ़े साथी और शनि की ढैया से ज्यादा घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है मित्रों, क्योंकि ये ऐसे चरण है कि ये सभी राशियों के जातकों को फेस करना पड़ते हैं। सभी राशियों के जो जातक होते हैं, सभी 12 राशियों में शनि की साढ़े साथी भी आती है, ढैया भी आती है। और ये समय अगर हम संयम पूर्वक निकालें तो बहुत ही आसानी से समय निकल जाता है, और उसके बाद हम तप के सोना बन जाते हैं। जो हम लोहा थे, लोहे से हम सोना बन जाते हैं। तो मित्रों, इसको बहुत ही पॉजिटिव होकर ले। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में साढ़े साथी और ढैया के बारे में संपूर्ण जानकारी या मैक्सिमम जानकारी मैंने आपको दी होगी कि 29 अप्रैल से शनि इन 5 राशियों पर साढ़े साथी और ढैया का क्या प्रभाव देने वाला है। आपसे फिर मैं कहता हूं कि मैं आपके लिए हूं, आपके लिए मैंने चैनल बनाया है, आपकी सेवा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, लेकिन आप मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरा मनोबल बढ़ेगा। मेरा मनोबल बढ़ेगा तो मैं और आपके लिए इसी तरह के कंटेंट लेकर आ सकूंगा, जानकारी आपको उपलब्ध करा सकूंगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।